अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर जो है लिक्विड को स्टार्ट करते हैं। लिक्विड जो है क्या है? द स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग नो डेफिनेट शेप, जिसका जो है डेफिनेट शेप ना हो, हैविंग नो डेफिनेट शेप, बट यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करते हैं डेफिनेट वॉल्यूम हो, हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम हो, तो जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसको जो है हम लिक्विड स्टेट ऑफ द मैटर कहते हैं। मतलब ये अगर आप 100 ml वाटर ले, ग्लास में डालें तो 100 ml ही रहेगा, लेकिन उसका शेप रिक्वायर करेगा। बॉटल में डालें तो बॉटल 100 ml ही होगा, लेकिन बॉटल का शेप जो है वो रिक्वायर करेगा। तो वॉल्यूम इनका चेंज होता है, लेकिन जो है यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, शेप जो है वो इनका चेंज होता है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो हैविंग कांस्टेंट वॉल्यूम इन इनडेफिनेट जो है आप लोगों के पास शेप हो, उस स्टेट ऑफ द मैटर को जो है यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। लिक्विड में होता है, यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं कि मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। मॉलिक्यूल्स हैव कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस जो है मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, और कोहेसिव फोर्सेस जो है वो फोर्सेस होती है जिनके ज़रिए जो है मॉलिक्यूल दूसरे नाइबर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो कोहेसिव फोर्सेस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट, जिसको हम कोहेजन कहते हैं। तो कोहेसिव फोर्सेस जो है द टाइप ऑफ फोर्सेस विच आर प्रेजेंट एमंग द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, उनको कोहेसिव फोर्सेस जो है इनको डिस्क्राइब करते हैं। मॉलिक्यूल जो है, अगर आप लोग देखें लिक्विड्स की जो है, अगर हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, इसकी कैनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो यहाँ पे हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि कैनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज ग्रेटर देन द लिक्विड की कैनेटिक एनर्जी, और लिक्विड की कैनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन द सॉलिड कैनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम इसको यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाइज में डिस्कशन करते हैं, तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द लिक्विड, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द गैसेस। सो स्टेट ऑफ द मैटर हैविंग लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस, एंड स्टेट ऑफ द मैटर हैविंग मैक्सिमम, तो वो सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर होता है। द एम्प्टी स्पेसेस एमंग द लिक्विड मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये नेग्लिजिबल होते हैं इन द लिक्विड जो है। तो लिक्विड जो है इनमें जो है स्पेसेस क्या होते हैं, वो नेग्लिजिबल होते हैं। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, दैट्स व्हाई इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, वो डेफिनेट होता है, कांस्टेंट होता है। लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे पे स्लाइड कर जाते हैं, इसकी वजह से इनकी फ्लो भी होती है, ये फ्लो करते हैं। तो लिक्विड मॉलिक्यूल स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं, दैट्स व्हाई इनके जो है क्या होते हैं, इनका जो शेप होता है वो अगर आप देखें तो इनडेफिनेट होता है। अगर आप हम जनरली जो है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड्स को, तो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। दे हैव इनडेफिनेट शेप, इनका शेप इनडेफिनेट होता है। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड दे हैव इनडेफिनेट शेप जो है इनका होता है। सेकंड पॉइंट ये है, यहाँ पे इनमें लिक्विड में डिफ्यूजन होता है, बहुत स्लाइटली डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन बहुत स्लाइटली होता है। तो अगर आप लोगों को याद हो, आइडियल सोल्यूशन में हमने डिस्कशन किया है कि वॉल्यूम डिक्रीज की तरफ जब चला जाता है तो ये डिफ्यूजन है। तो लिक्विड में बहुत स्लाइट डिफ्यूजन होता है एज कम्पेयर टू द गैसेस, गैसेस में डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। दे आर इनकम्प्रेसिबल, ये क्या होते हैं, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, गैसेस जो है कंप्रेसिबल होते हैं। गैसेस लिक्विड मॉलिक्यूल जो है फ्लो करते हैं, तो इनकी फ्लूइडिटी होती है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड जो है, ये प्रॉपर्टी है कि ये फ्लो करें, तो इसको फ्लूइडिटी कहते हैं। और लिक्विड मॉलिक्यूल इवापोरेट होते हैं, इनकी इवापोरेशन भी होती है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये एक जनरल जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ है, और इनको अगर आप लोग देखें, हमने जो यहाँ पे डिस्कशन करना है, तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करें कि मॉलिक्यूलर लिक्विड मॉलिक्यूल में टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट होती है। तो एक होती हैं, अगर आप लोग गौर से देखिए, जिसको हम यहाँ पे एक्सप्रेशन करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिनको हम एक्सप्रेशन करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये जो है एक्सप्रेशन करते हैं। और एक होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो किस्म के फोर्सेस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है। द टाइप ऑफ फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड एटम, द टाइप ऑफ फोर्सेस, द टाइप ऑफ फोर्सेस which are responsible to hold atoms in a molecule, to hold atoms in a molecule, to hold atoms, और यहाँ पे जो है आयंस हो, तो such a type of forces are called intramolecular forces, इसको intramolecular forces कहते हैं। Now let's suppose we have to describe ionic forces, we have to describe जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो covalent bonding जो है, covalent bond expression करते हैं, and we can describe as a coordinate covalent bond हो, तो coordinate covalent bond हो या covalent forces हो, ionic forces हो। Now these forces are also called chemical forces, इनको हम क्या कहते हैं, chemical forces कहते हैं। These forces affect the chemical properties of the matter, ये chemical properties of matter को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। देखिए, these forces can affect the chemical properties of matter
एक दूसरे टाइप ऑफ फोर्सेस होती है जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। द टाइप ऑफ फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल टू एग्रीगेट द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल को एग्रीगेट करती हैं, तो उन फोर्सेस को द टाइप ऑफ फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल to aggregate, responsible to aggregate, कि क्या करे, एग्रीगेट करे, एग्रीगेट द मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स को एग्रीगेट करती है, मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड, इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। नाउ दीज आर आल्सो कॉल्ड फिजिकल फोर्सेस, इनको फिजिकल बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये फिजिकल फोर्सेस भी इनको कहते हैं। दे इफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को इफेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल दोज प्रॉपर्टीज जिसको हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, सो दे इफेक्ट द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन करता हूँ मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को, फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को, सब्लिमेशन जो है उसको इफेक्ट करता है। यहाँ पे जो है एवापोरेशन को जो है ये इफेक्ट करते हैं। अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है इसको वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, और इसके अलावा जो है बॉइलिंग पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया, विस्कासिटी जो है, विस्कासिटी को और सरफेस टेंशन को जो है, तो इन फोर्सेस को जो है ये क्या करते हैं, ये जो है फोर्सेस इनको इफेक्ट करते हैं। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर को जो है इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर टाइप ऑफ फोर्सेस which are responsible to aggregate molecule, such a type of forces are called intermolecular forces। इनको हम क्या कहते हैं, intermolecular forces से डिस्क्राइब करते हैं। तो एक होते हैं intermolecular forces, एक होते हैं intramolecular forces। अगर intramolecular forces केमिकल बॉन्डिंग को कहते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूँ, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर आप देखें तो ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड कनेक्टेड है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, जिसको सॉलिड लाइन से एक्सप्रेस करते हैं। इसको सॉलिड लाइन से यहाँ पे एक्सप्रेस करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे जो है ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन डेवलप करता है, तो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन जो है नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान, जिसको एच लाइन से एक्सप्रेशन करते हैं, तो इट इज कॉल्ड इंटर, इसको इंटर कहते हैं। और ये जो है, ये जो सॉलिड लाइन है, इसको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है, और इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। तो जो बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स है, और जो दो एटम्स को होल्ड करता है, उसको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। सो 1 मोल ऑफ वाटर को अगर आप डिकम्पोज करते हैं, यू हैव टू एड 920 किलो जूल पर मोल जो है इसमें एनर्जी ऐड करनी है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन में इसको कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो है इसके डिकम्पोजिशन के लिए, सो फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर वी नीड 920 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसमें ऐड करते हैं, टू कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन गैस में क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मोल के लिए अगर मैं यहाँ पे जो है क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को जो है ख़त्म किया है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को जो है मैंने ख़त्म किया हुआ है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर लेता हूँ, और इस 1 मोल ऑफ वाटर में 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी ऐड करता हूँ, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे जो है क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट से ये वाटर जो है वेपर फेज में गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, एंड यू हैव टू कन्वर्ट 40। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ए लिक्विड इनटू द वेपर फेज इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, कि ये वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्टेड है, सो द अमाउंट यहाँ पे 40.7 किलो जूल पर मोल, इस फोर्सेस को खत्म करने के लिए करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे H2O है, और यहाँ पे ये केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ पे फिजिकल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फिजिकल बॉन्ड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड जो है उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी भी उसको कहते हैं। अगर मैं इन दोनों एनर्जी का रेशियो निकालता हूं, यहाँ पे एंट्रा और एंटर का जो है रेशियो निकालता हूं 40.7, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूं, ये एंट्रा के लिए और ये एंटर के लिए, तो ये राउंड अबाउट 23 जो है 23 टाइम। इसका मतलब ये है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस इन केस ऑफ वाटर, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस
इन केस ऑफ वाटर जो है ये 23 टाइम्स स्ट्रॉन्गर फोर्सेस है देन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ वाटर। तो ये वाटर से जो है क्या है 23 टाइम जो है यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है दे आर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस देन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये जो है इससे स्ट्रॉन्गर फोर्सेस है। तो ये अगर आप लोग देखें तो इट मीन्स के इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड फोर्सेस है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी उनके लिए रिक्वायर्ड होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये तो पहला पॉइंट है जो हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि हमने इस चैप्टर में सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करना है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है इनको अगर आप लोग देखें, सो द टाइप ऑफ फोर्सेस व्हिच आर रिस्पांसिबल टू एग्रीगेट द मॉलिक्यूल, दे कैन इफेक्ट द, ये क्या करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं सिर्फ फिजिकल टाइप ऑफ फोर्स, फिजिकल फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो है एक है डायपोल फोर्सेस। तो यहाँ पे जो है डायपोल फोर्सेस हमने डिस्कशन करनी है कि डायपोल मॉलिक्यूल है परमानेंट डायपोल, एक मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल हो और उसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डेवलप होते हैं तो उसको डायपोल फोर्सेस है। एक जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस है एंड दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड द थर्ड वन जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक अनदर टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है हमने यहाँ पे डिस्कशन करनी है। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मोस्टली जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी हम डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, तो पहला जो अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो है क्या है, डायपोल फोर्सेस। द टाइप ऑफ फोर्सेस दैट इज प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल, जो पोलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उन फोर्सेस को जो है अगर आप लोग देखें, ये एक मॉलिक्यूल है और ये बी के साथ कनेक्टेड, द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर क्लोजर टुवर्ड्स बी एंड फार अवे फ्रॉम ए, द मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी अ डायपोलर स्पीशी। ये मॉलिक्यूल क्या है, एक डायपोलर स्पीशी है, डायपोलर है। ये दूसरे मॉलिक्यूल के जब करीब आता है, ए बी के करीब आता है, तो ये बी जो है और ये ए एक दूसरे को इस तरह अलाइन हो जाते हैं अगर आप द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर क्लोजर टुवर्ड्स बी। सो इस मॉलिक्यूल का, इस ए बी मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पोल है, इट इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंटरेक्ट विद द नेगेटिव पोल ऑफ द ए बी मॉलिक्यूल ऑफ अनदर, यहाँ पे इस बी के साथ इंटरेक्शन करता है। इस मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे इसका अगर आप लोग देखें तो ये जो नेगेटिव पोल है इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंटरेक्ट विद द पॉजिटिव पोल ऑफ अनदर ए बी टाइप मॉलिक्यूल के साथ ये इंटरेक्शन करता है। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डेवलप बिटवीन द पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द नेगेटिव पोल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, the negative pole of one molecule with the positive pole of another molecule, this electrostatic interaction is known as dipole interaction. So the electrostatic interaction of जो है positive pole of one molecule, positive pole of one molecule, the electrostatic interaction of one positive pole of one molecule with the negative pole of another molecule is known as, this electrostatic interaction is known as dipole interaction. And the negative pole of one molecule with the positive pole of one molecule with the negative pole. तो ये एक डायपोलर स्पीशी है और यहाँ पे ये भी एक डायपोलर स्पीशी है। तो एक का डायपोल दूसरे डायपोल के साथ ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। तो डायपोल इंटरेक्शन जो है कौन से मॉलिक्यूल में, अगर आप लोग HCl मॉलिक्यूल को देखें तो ये HCl है, ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो दूसरा HCl मॉलिक्यूल अगर आप देखें तो ये एक दूसरे को इस तरह अलाइन हो जाते हैं एंड देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये HBr है तो यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये HBr है, ये पॉजिटिव और यहाँ पे ये नेगेटिव है। तो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। अगर आप लोग हाइड्रो आयोडिक एसिड को देखें तो यहाँ पे जो है क्या है, डायपोल इंटरेक्शन है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये जो है अगर आप लोग देखें दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इज नोन एज अ डायपोल इंटरेक्शन। इसको डायपोल इंटरेक्शन से क्या कहते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो अल्काइल हैलाइड जो है, अगर मैं अल्काइल हैलाइड की बात करता हूँ तो ये अल्काइल हैलाइड है। तो अल्काइल हैलाइड में जो है ये पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे जो है ये पार्शियल
तो यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द पॉजिटिव पोल, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल। अल्काइल हैलाइड में भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन लिख देता हूँ तो ये फ्लोरीन, ये पॉजिटिव पोल, और ये दूसरा फ्लोरीन, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन between the positive pole with the negative pole with the positive pole. Now this electrostatic interaction is known as dipole dipole interaction. इसको dipole dipole interaction कहते हैं। याद रखें कि dipole dipole interaction जो है कौन कौन से मॉलिक्यूल में होता है। अल्काइल हैलाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है अल्काइल हैलाइड में dipole dipole interaction होता है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन कर लेता हूँ, ईथर्स में जो है dipole dipole interaction होता है, ईथर्स मॉलिक्यूल विद द ईथर मॉलिक्यूल जो है। द थर्ड वन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन करता हूँ, एल्डिहाइड्स में एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अगर आप लोग देखें कीटोन्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। अगर आप 5 जो है एसिड हैलाइड में, तो यहाँ पे ये एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड जिसको हम कहते हैं, इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। द 6th वन जो है अगर आप लोग देखें तो एस्टर में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। अगर आप 7 वन जो है यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन करता हूँ, एसिड एनहाइड्राइड में जो है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें अल्काइल साइनाइड में जो है यहाँ पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें डायपोल, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ पे जो है क्या है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अगर आप लोग जो है 8-9 पॉइंट पे देखें, टर्शियरी एमाइन में जो है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। टर्शियरी एमाइन में जो है डायपोल डायपोल। अगर 10 में जो है टर्शियरी एमाइड्स में, एक अनदर पॉइंट लिख रहा हूं, टर्शियरी एमाइड में भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है एंड देयर इज नो जो है फोर्सेस, जहां पे ऐसे फोर्सेस नहीं है। तो जितना स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों के पास ज्यादा होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है इसमें क्या होंगे, ये ज्यादा डिस्क्राइब होंगे। सेकेंड पॉइंट जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अगर आप लोग देखें एक अनदर स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कशन करते हैं। जो ऐसे मॉलिक्यूल जिसपे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो ऑक्सीजन के साथ, जिसपे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो ऑक्सीजन के साथ, जिसपे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो फ्लोरीन के साथ, जिसपे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो नाइट्रोजन के साथ, तो इनको फोन एलिमेंट कहते हैं। और इन फोन एलिमेंट में जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस होती हैं जिनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इनको अगर आप लोग देखें तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेट्स सपोज अगर मैं वाटर लेता हूं तो ये वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे जो है ये एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। So there is an electrostatic interaction developed between one water molecule. So the lone pair of electron electrostatically interact with the positive pole of another water molecule, and there is electrostatic interaction developed between the lone pair of electron of one water molecule with the positive pole of another water molecule. Now this electrostatic interaction between the lone pair of electron with the hydrogen of another water molecule, and this electrostatic interaction is known as a special type of force है and we call it hydrogen bonding. इसको hydrogen bonding से describe करते हैं, hydrogen bond. So the electrostatic interaction developed between the lone pair of electron of one water molecule with the hydrogen atom of another water molecule. The electrostatic interaction developed between the lone pair of electron of one water molecule with the hydrogen atom of another water molecule. This electrostatic interaction is known as hydrogen bonding. इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। वाटर में अगर आप लोग देखें तो 2 हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन एटम जो है अगर आप देखें तो ये इस पे प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है और इस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में जो है देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन developed between the lone pair of one molecule of one hydrofluoric acid with a hydrogen atom of another hydrofluoric acid. Now this electrostatic interaction is also called hydrogen bonding. इसको hydrogen bonding से describe करते हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसकी भी डिस्क्रिप्शन करते हैं। The electrostatic interaction developed between the lone pair of electron of one hydrofluoric acid with the hydrogen atom of another hydrofluoric acid. This electrostatic interaction is known as hydrogen bonding. इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, क्या है, अ सिंगल हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये 3 है। तो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन एटम लिमिट में है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है।
अगर आप लोग देखें अमोनिया मॉलिक्यूल में जो है जब हम देखते हैं तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल है और इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है। सो देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डेवलप बिटवीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वन अमोनिया मॉलिक्यूल with the hydrogen atom of another ammonia molecule. Now this electrostatic interaction is also known as hydrogen bonding. इसको भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये भी क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। अच्छा अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें, इस मॉलिक्यूल में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, यहाँ पे जो है एक जो है अगर आप लोग 3 हाइड्रोजन एटम है इस मॉलिक्यूल में, 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम, यहाँ पे लोन पेयर ज्यादा, हाइड्रोजन एटम कम, और यहाँ पे द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड हाइड्रोजन एटम जो है दोनों इक्वल है। परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ वाटर। तो ये याद रखें, परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व, ये जो है ऑब्जर्व होता है इन केस ऑफ, याद रखें इन केस ऑफ वाटर में जो है परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ऑब्जर्व होता है। सो अगर आप लोग देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस है व्हिच आर प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल में जो है ये प्रेजेंट होता है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच हो। ऐसे मॉलिक्यूल में डेवलप होता है, ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली अटैच हो। ऐसे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है जिसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो, तो इसमें जो है मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ये स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस है। ये क्या है स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस है जिसमें आप लोगों के पास ये क्राइटेरिया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, या हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ अटैच हो, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच हो, तो इन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है क्या होगा ऑब्जर्व होगा। अच्छा अगर आप लोग देखें तो द कंडेंस फॉर्म ऑफ वाटर कंटेन 4 मोल, यहाँ पे जो है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। कंडेंस फॉर्म ऑफ वाटर, अगर मेरे पास ये वाटर आइस फॉर्म में हो, कंडेंस फॉर्म में हो, तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो ये बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व और यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन एटम। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल में यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन करता हूँ, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पे। अगर आप देखें ये 2 मॉलिक्यूल को कनेक्ट कर रहे हैं, ये 2 मॉलिक्यूल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल जो है इसके लिए 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो एक मॉलिक्यूल के लिए क्या होंगे, तो पर मॉलिक्यूल जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2, तो मैं अगर पर मॉलिक्यूल की बात करता हूं, पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन कंडेंस फॉर्म कंटेन 4 हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। द कंडेंस फॉर्म जो है ऑफ अमोनिया, द कंडेंस फॉर्म ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया है तो इट कंटेन, याद रखिए इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये प्रेजेंट होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसके लिए प्रेजेंट है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। द कंडेंस फॉर्म जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब क्या है कि ये लोन पेयर भी इन्वॉल्व हो जाता है और ये लोन पेयर भी है, और 2 अमोनिया मॉलिक्यूल को कनेक्ट करता है। तो अगर आप लोग देखिए अगर कंडेंस फॉर्म में 2 हैं और ये 2 मॉलिक्यूल को कनेक्ट करता है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए क्या होंगे, तो पर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो अगर आप लोग देखिए ये एक अमोनिया मॉलिक्यूल है और दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को अगर आप लोग देखें, ये एक अमोनिया मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ, और यहाँ पे जो है ये एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होता है। तो अगर आप देखिए कंडेंस फॉर्म में जो है पर मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल को कनेक्ट करें, एक अमोनिया 2 मॉलिक्यूल को कनेक्ट करें, जब ये 2 बॉन्ड जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो है एक पेयर क्या होगा, तो मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर, तो पर मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनता है। तो पर मॉलिक्यूल जो है, पर मॉलिक्यूल अमोनिया में अ सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड, पर मॉलिक्यूल अ सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये क्या है, ये प्रेजेंट है, और कंडेंस फॉर्म में जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। द सेम की सिचुएशन विद हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में जो है अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे इसकी एक्सप्रेशन कर लेता हूँ, तो एक दूसरे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कनेक्ट कर लेता है। तो अगर ये दूसरे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे जो है कंडेंस फॉर्म में ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो कंडेंस फॉर्म मींस सॉलिड स्टेट में कंडेंस फॉर्म ऑफ HF प्रोड्यूस करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो पर मालिक्यूल क्या होंगे, पर मालिक्यूल जो है तो दो मालिक्यूल इसको कनेक्ट कर रहे हैं और दो बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक पर मालिक्यूल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पर मालिक्यूल जो है ये वन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो पर मालिक्यूल ऑफ HF, पर मालिक्यूल ऑफ HF जो है इट प्रोड्यूसेस वन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोड्यूस करता है। तो पर मालिक्यूल ऑफ HF इट प्रोड्यूसेस वन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड को जनरेट करता है। तो पर मालिक्यूल ये, तो आप लोग याद रखें कि जिन मालिक्यूल में आप लोग गौर से देखें वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, वाटर मालिक्यूल दूसरे वाटर मालिक्यूल इसका जो डेरिवेटिव है अल्कोहल है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल प्रेजेंट होती है। अगर आप फिनोल को देखें, फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है क्योंकि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। तो जब दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, तो फिर आप लोगों के पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप लोग देखें उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये प्रेजेंट है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या होगा, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, नो दीज आर द वाटर के जो डेरिवेटिव्स है, तो वाटर का डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल में है, फिनोल में है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाटर का डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें क्या है, यहाँ पे आप लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे एक दूसरे पॉइंट एंगल से इसको डिस्कस करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स को देखें, सो द डेरिवेटिव्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के डेरिवेटिव अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अगर आप लोग देखें प्राइमरी एमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अगर आप लोग सेकेंडरी एमाइन को देखें इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ये क्राइटेरिया, यहाँ पे ये क्राइटेरिया चाहिए, यहाँ पे ये क्राइटेरिया चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। लेकिन अगर आप टर्शियरी एमाइन को देखें तो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो टर्शियरी एमाइन जो है यहाँ पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, तो दे आर नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टर्शियरी एमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ये देखें यहाँ पे वाटर में, यहाँ पे अगर आप लोग देखें, अगर आप लोग गौर से देखें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल होगा। अगर आप लोग जो है HNO3 देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल होगा HNO3 में। अगर आप लोग H3PO4 को देखें तो यहाँ पे बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अगर आप परक्लोरिक एसिड को देखें तो इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं, 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें 2 है, तो यहाँ पे 1 है। तो द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो यहाँ पे आप लोगों के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगी, वो ज्यादा डिस्क्राइब होगी। तो जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है उन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये प्रेजेंट होता है। मैंने मिक्सचर को ऑलरेडी आप लोगों को जो है अगर आप लोग देखें तो जो मिक्सचर्स होते हैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कशन इस पे की है, लेकिन मिक्सचर जो है कौन कौन से मिक्सचर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा, मिक्सचर कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कौन से मिक्सचर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, अगर आप ईथर्स लेते हैं, ईथर्स, और इसको वाटर में डाल दे तो यहाँ पे जो है एक क्राइटेरिया वाटर प्रोवाइड करता है और दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो याद रखें ईथर्स और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। एल्डिहाइड के साथ तो नहीं बनाता, लेकिन एल्डिहाइड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। कीटोन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। अगर आप एसिड हैलाइड वाटर में डाल दें तो एसिड हैलाइड वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप एस्टर जो है इनको वाटर में डाल दें तो एस्टर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ये मिक्सचर है। अगर आप एसिड एनहाइड्राइड को लें, एसिड एनहाइड्राइड को वाटर में डाल दें तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अगर आप क्या करें कि यहाँ पे एसिड नाइट्राइल लें और इस एसिड नाइट्राइल में नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इसको वाटर में डाल दें यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो ये मिक्सचर है और इन मिक्सचर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। अगर आप टर्शियरी एमाइन लें एंड इफ यू हैव टू ट्रीट टर्शियरी एमाइन विद वाटर, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। तो इन मिक्सचर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। तो ये तो अगर आप लोग देखें ये एक जनरल स्केच है। एक तो आप लोगों के पास पर मॉलिक्यूल, द पर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है
कौन से मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है? तो वाटर कंटेन एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF और अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड नंबर सेम है। यहाँ पे पर मॉलिक्यूल 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में प्रेजेंट होती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे है? आप लोग देखिए फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो वो क्या करेगा? स्ट्रेंथ वाइज जो है जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो HF में स्ट्रॉन्गर होगा देन H2O, H2O में ज्यादा होगा देन स्ट्रॉन्गर होगा देन अमोनिया। तो अमोनिया में जो एंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो सबसे वीक होगा, और यहाँ पे सबसे स्ट्रेंथ वाइज जो है वो HF का हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। तो ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये क्या है, इनकी जो है जनरल जो है पॉइंट्स हैं। अगर आप लोग देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा भी होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है बास मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। वो अगर आप लोग देखें, लेट सपोज ये ग्लाइकोल है, ये क्या है? ग्लाइकोल। तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, तो दोनों ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन इसके साथ एक ही मॉलिक्यूल है ग्लाइकोल, और एक दूसरे के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होते हैं। इसको इंट्रा कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हो गया, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के दो साइड एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है आप लोगों के पास क्या हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और कंपाउंड को लिखता हूँ कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं इस कंपाउंड को इस तरह एक्सप्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे जो है एक OH अटैच हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस हाइड्रोजन के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। तो एक ही मॉलिक्यूल इसके दो साइड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में देखें तो यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अगर आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनोल है और इस यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप कनेक्टेड हो, यहाँ पे क्या है? नाइट्रो ग्रुप। सो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द फिनोल, हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। तो बाज मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें जो है दो फ्रैगमेंट जो है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो याद रखें, डायाओल हो, डायाओल, वेसिनल डायाओल, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि वेसिनल डायाओल जो होते हैं, अगर आप लोग देखें आर्थो जो है आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, आर्थो नाइट्रो जो है अगर फिनोल हो, आर्थो नाइट्रोफिनोल, अगर आप लोग देखें आर्थो हाइड्रोक्सी, अगर हम बेंजोइक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो, तो इनमें क्या होगा? यहाँ पे जो है याद रखें, इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। इवन अगर आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें, को देखें तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इस हाइड्रोजन के साथ थ्रू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व होते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जो है इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ये इन्वॉल्व होते हैं। तो आप लोग याद रखिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर भी होता है और इंट्रा भी जो है बाज मॉलिक्यूल में इसको डिस्क्राइब करते हैं। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशंस क्या है? तो एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो पहला जो है एप्लीकेशन जो हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, द लो एसिडिटी ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड is due to the stronger hydrogen bonding is due to hydrogen bonding। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, क्योंकि एक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड दूसरे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के हाइड्रोजन को टाइटली होल्ड करता है। तो जब ये इसको होल्ड करता है तो इसकी डोनेटिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है, इसकी एसिडिटी रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड पॉइंट अगर आप लोग देखें तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप जो होता है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, तो सोप जो होते हैं जितने भी सोप हैं वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका सोल्यूशन जो होता है, लेट सपोज अगर आप ये सोप है और इस सोप को वाटर में डाल दें तो यहाँ पे ये वाटर में मिसिली बनाते हैं, मिसिली। अच्छा, मिसिली क्या होता है कि यहाँ पे ये कार्बोक्सिलेट आयन है, अगर आप देखें ये कार्बोक्सिलेट आयन,
ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये वाटर के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डेवलप करता है। तो जितना जो है ये वाटर के क्या कर लेता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्पर्स करता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्पर्स करते तो इसका क्लीनिंग एक्शन ज्यादा हो जाता है। तो द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप इज आल्सो द थर्ड पॉइंट। अगर आप लोग देखिए कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप प्रोटीन्स को देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, अगर आप फूड जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है प्रोटीन्स है तो उनमें जो है क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये प्रेजेंट होती है। प्रोटीन्स मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अगर आप लोग गौर से देखिए फोर्थ वन यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रेटिव मटेरियल है और उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, डीएनए मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। द फिफ्थ वन जो है पेंट्स होते हैं, तो ये जो पेंट्स है डिफरेंट टाइप्स एडहेसिव्स होते हैं उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। दो सरफेस को अटैच करने के लिए एडहेसिव और पेंट, आपको पता है कि ये जो है मोस्टली जो है वुड को अगर आप लोग देखें तो उसको पेंटिंग करते हैं, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए कनेक्ट होते हैं। ओके तो ये पेंट्स और एडहेसिव, डीएनए में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है, लो एसिडिटी ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। द सिक्स पॉइंट ये है कि यहाँ पे वाटर का जो है आमतौर पे जितने भी सब्सटेंस जब उनको हम फ्रीज करते हैं तो उनकी डेंसिटी लो होती है, लेकिन डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन वाटर ऐसा है जब आप लोग इसको फ्रीज करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है। तो वाटर हैव हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब आप बिलो टेम्परेचर लेके आते हैं तो वाटर एक्वायर करता है हेक्सागोनल ज्योमेट्री। ये हेक्सागोनल ज्योमेट्री एक्वायर करता है जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ये वाटर के सरफेस पे आ जाता है। तो आइस वाटर के सरफेस पे आ जाता है। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हेक्सागोनल ज्योमेट्री जिसकी वजह से दे हैव लो डेंसिटी। तो आइस हैव लो डेंसिटी, याद रखें आइस हैव लो डेंसिटी, आइस हैव लो डेंसिटी देन द लिक्विड वाटर, देन लिक्विड वाटर, क्योंकि उसका मोलर वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी जो है वो आप लोगों के पास क्या होगी, कम होगी। तो ये आप लोग प्लीज इसको जनरल जो है सिर्फ इसको रीड करें और यहाँ पे जो है इसमें कोई इस तरह का जो है और कोई मुश्किल पॉइंट्स नहीं है। तो आप लोग प्लीज इनको जो है तो डेंसिटी है और यहाँ पे पेंट्स, एडहेसिव, डीएनए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और यहाँ पे क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप एंड लो एसिडिटी ऑफ HF। तो ये इसके जनरल एप्लीकेशंस हैं और आप लोगों ने प्लीज इनको ज़हन में रखना है। अच्छा इसके बाद हम एक और फोर्सेस की तरफ आते हैं एंड दैट फोर्सेस इज नोन इज, उसको जो है अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, तो इन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को जो है किस तरह डिस्क्राइब करते हैं अगर आप देखें तो यहाँ पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और यहाँ पे जीनान है। तो हीलियम का -269 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, -245 डिग्री सेंटीग्रेड, -211 डिग्री सेंटीग्रेड, -188 डिग्री सेंटीग्रेड, -111 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जितना आप लोग देखें तो साइज इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन फिर यहाँ पे ये बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हो रहा है? अगर आप देखें ये मीथेन है, अगर आप देखें ये ईथेन है, यहाँ पे अगर आप देखें ये प्रोपेन है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ब्यूटेन मॉलिक्यूल है। तो जितना जो है मास इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो जीनान हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन द क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन आर्गन, आर्गन हैव मोर देन द हीलियम, तो नियान, नियान हैव मोर देन द हीलियम। तो हीलियम का सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। अगर आप कार्बन 4 का देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है देन द कार्बन 3, कार्बन 3 का ज्यादा है देन द कार्बन 2 एंड कार्बन 2 का ज्यादा है देन द कार्बन 1। तो जितना मोलर मास इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। अगर आप फ्लोरीन को देखें, अगर आप जो है यहाँ पे क्लोरीन को देखें, अगर आप ब्रोमीन को देखें और अगर आप आयोडीन को देखें, 184 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल होता है, ये 58 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये जो है अगर आप लोग देखें तो -34 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ये -188 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। जितना साइज इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देन द ब्रोमीन, ब्रोमीन का ज्यादा देन द क्लोरीन, क्लोरीन का ज्यादा देन द फ्लोरीन। तो ये क्या सिचुएशन है? तो लंदन, फ्रिट्ज लंदन ने इस कंसेप्ट को इस तरह इंट्रोड्यूस किया है कि ये मॉलिक्यूल है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये न्यूक्लियर चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियर चार्ज है और ये जो है इलेक्ट्रॉन्स है। ये मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस। जब ये मॉलिक्यूल इसके करीब आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
जब ये मालिक्यूल इसी करीब आते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, और यहाँ पे जो है एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्सेस जो है एग्जर्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जब मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ, टेम्परेचर को कम करता हूँ, ये मालिक्यूल इसी करीब आते हैं तो ये हो क्या जाते हैं, इनको यहाँ पे जो है ये पोलराइज हो जाते हैं। इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को रिपेल करता है, तो ये एक साइड पे चला जाता है। और इसी तरह ये दूसरा मॉलिक्यूल अगर आप देखें तो इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है। सो देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप बिटवीन द नेगेटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द पॉजिटिव पोल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। नाउ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इज नोन एज इंड्यूस। तो मैंने पहले ये नॉन पोलर था, मैंने इसमें इंडक्शन की है। इंड्यूस्ड डायपोल of one molecule with the induced dipole of another molecule, induced dipole of another molecule, this electrostatic interaction is known as a induced dipole interaction। यहां पे एक टेम्पररी डायपोल जनरेट होता है, यहां पे एक टेम्पररी, इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल भी कहते हैं, इसको टेम्पररी डायपोल भी कहते हैं। तो यहां पे पहले ये नॉन पोलर थे लेकिन अब यहां पे इंडक्शन हुई है। नो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ये जो है क्या होता है, शिफ्ट होता है। यहां पे पॉजिटिव, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, यहाँ पे ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। सो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इज नोन एज इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल। नो दीज आर द टेम्पररी फोर्सेज। ये मोमेंटरी फोर्स भी इनको कहते हैं, इसको टेम्पररी भी कहते हैं, मोमेंटरी फोर्स भी कहते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं। नो दिस टाइप ऑफ फोर्स आर रिस्पांसिबल टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है ये क्या है, यहां पे जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूल को यहां पे क्या करे, इंक्रीज करे। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जो है कि जितना मोलर मास इंक्रीज होता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। जितना मोलर मास इंक्रीज होता है, पोलराइजेबिलिटी जो है इंक्रीज होती है। जितना मॉलिक्यूल मोर पोलराइजेबल होगा, पोलराइजेबिलिटी जो है जितना ज्यादा। अगर आप लोग देखें तो मैंने ये लिखा है कि मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस जितना इंक्रीज होता है तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स इंक्रीज होती है। मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस जो है जितने इंक्रीज होते हैं, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है, पोलराइजिंग फोर्सेस इंक्रीज होते हैं। तो ये देखिए पोलराइजेबिलिटी जो है जितना मॉलिक्यूल, लेट सपोज फ्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी? आयोडीन। आयोडीन हैव मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी एज कंपेयर्ड टू फ्लोरीन। सो पोलराइजेबिलिटी जो है अगर आप लोग देखें, आयोडीन की ज्यादा दिन द ब्रोमीन, ब्रोमीन की ज्यादा दिन द क्लोरीन, क्लोरीन की ज्यादा दिन द फ्लोरीन। तो अगर आप इनको देखें, सो दे आल्सो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डिपेंड ऑन द, किस चीज पे डिपेंड करते हैं? पोलराइजेबिलिटी पे। नो दे आल्सो डिस्क्राइब जो है द शेप पे, जो है शेप के शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो होते हैं। एक आप लोगों के पास लीनियर चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक लिख दूं कि कंपाउंड है और वो है एन-ब्यूटेन है, और दूसरा कंपाउंड है जो है आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन अगर आप लोग देखें ब्रांच चेन है और ये स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, सो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये -12 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो अगर आप लोग देखें, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। सो द नंबर ऑफ जो है अगर आप लोग देखें, द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आप लोग देखें, जब नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज होते हैं तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये डिक्रीज होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में नंबर ऑफ ब्रांचेस के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डिक्रीज होती है। तो ये अगर आप आमतौर पे हम डिस्कशन करते हैं कि जिन मॉलिक्यूल में जो है जिनका मोलर मास ज्यादा होगा उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे। तो लेट्स सपोज जो है कार्बन 5 में ज्यादा दिन द कार्बन 4, कार्बन 4 हैव मोर देन द कार्बन 3, कार्बन 3 हैव मोर देन द कार्बन 2, कार्बन 2 हैव मोर देन द कार्बन 1। तो जितने कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप लोग डीजल ऑयल को देखें तो डीजल ऑयल है मोर बॉइलिंग पॉइंट देन द जो है कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, कैरोसिन ऑयल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन द पेट्रोल, और पेट्रोल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन द पेट ईथर। तो पेट ईथर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। और यहाँ पे जो है अगर आप गैसेस को देखें तो गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे लीस्ट। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है अगर आप देखें तो हमने जो डिस्कशन की है कि इसमें आप लोगों के पास पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है, और यहाँ पे जो है मोलर मास जितने ज्यादा होंगे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होंगे? ये मैक्सिमम जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होंगे। अच्छा, तो इस पे जो है ये तो डायपोल फोर्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की बात की है। एक और फोर्स को जो है हम जिसको कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। एक होता है आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, ये जनरल सी बात है। अगर आप लोग देखिए ये सोडियम आयन है, एक सोडियम आयन केटाइन लेता हूं, सोडियम आयन केटाइन है,
और मैं यहाँ पे क्लोरीन गैस के करीब, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, लेट सपोज ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये न्यूक्लियस है और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं जनरली लिख रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर, ये क्या है, नॉन पोलर है। और ये अगर आप देखें तो ये केटाइन है, केटाइन इसमें चार्ज है, इस पे चार्ज है। ये केटाइन जब इसके करीब आता है तो होता क्या है कि ये केटाइन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज केटाइन और यहाँ पे जो है क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये केटाइन क्या करता है, नियर बाय क्लोरीन मॉलिक्यूल में इंडक्शन करता है। तो यहां पे नेगेटिव जो है यहां पे इंडक्शन करते हैं, इसको इंड्यूस, यहां पे ये इंड्यूस डायपोल है और ये केटाइन है। तो सोडियम आयन और क्लोरीन मॉलिक्यूल के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, ये केटाइन इंड्यूस जो है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, केटाइन इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन होगा। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड सोडियम आयन, तो ये केटाइन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन होगा। अगर मैं आपको ये कहूं और से देखें कि यहाँ पे क्लोराइड आयन है, ये नेगेटिव चार्ज है क्लोराइड आयन, और मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ पे जो है एक आर्गान मॉलिक्यूल के करीब लेके आता हूं, ये आर्गान है, तो ये इसका जो है न्यूक्लियस है, ये आर्गान का न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है मैं इलेक्ट्रॉन्स की एक्सप्रेशन करता हूँ। ये नेगेटिव, इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये एक एनाइन यहां पे जो है न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो यहां पे एनाइन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन है, दैट इज कॉल्ड एनाइन, और ये इंड्यूस्ड डायपोल है। तो एनाइन, तो अगर मैं आपको ये कहूं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट, यहां पे आर्गान और क्लोराइड आयन के दरमियान जो फोर्स होंगे वो एनाइन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन होंगे। तो एनाइन, तो क्लोराइड आयन और आर्गान के दरमियान एनाइन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन है, और सोडियम आयन और क्लोराइड के दरमियान जो है यहाँ पे सोडियम आयन और क्लोराइड क्लोरीन के दरमियान जो है ये क्या होंगे, प्लीज ज़हन में रखें, ये केटाइन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन है। अच्छा, एक होता है डायपोल डायपोल, और यहाँ पे एक परमानेंट डायपोल होता है और एक होता है इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे एक अनदर इंटरेक्शन को बात करते हैं और वो क्या है कि यहाँ पे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक HCl मॉलिक्यूल है जिसमें नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इस HCl मॉलिक्यूल को लेता हूं, इसमें परमानेंट पोल है, इसमें क्या है, परमानेंट पॉजिटिव और नेगेटिव पोल है, परमानेंट पॉजिटिव और नेगेटिव पोल है। एंड इफ वी हैव टू क्लोज, अगर हमें क्या करते हो, इसको क्रिप्टान के करीब लेके आते हो या क्लोरीन गैस के करीब लेके आते हो जो नॉन पोलर होते हैं, तो अगर मैं इसको जो है आर्गान के करीब लेके आता हूं, तो ये आर्गान का न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पोल को जो है क्या करेगा, न्यूक्लियाई को अट्रैक्ट करेगा। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो है ये HCl है, ये नेगेटिव, यहाँ पे ये इंडक्शन कर लेते हैं, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे तो बात सुने प्लीज, ये डायपोल है, परमानेंट डायपोल है, और ये परमानेंट डायपोल इस जो नॉन पोलर है इसमें इंडक्शन करता है, इसको इंड्यूस करता है, इसमें इंडक्शन करता है, इसकी इंडक्शन कर लेता है। सो इट इज कॉल्ड, तो HCl और आर्गान के दरमियान जो फोर्सेस होंगे इट इज डिस्क्राइब जो है, प्लीज याद रखें, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन होगा। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि ये HCl मॉलिक्यूल है एंड द टाइप ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट इन HCl इन आर्गान, द टाइप ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट इन HCl आर्गान, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन होंगे, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन जो है यहाँ पे क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। तो ये एक जनरल सा जो है कंसेप्ट है, आप लोग प्लीज इनको ज़हन में रखें कि यहाँ पे जो है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की बात हमने जो की है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे डायपोल इंड्यूस एंड केटाइन इंड्यूस जो है इन फोर्सेस को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, तो अगर आप लोग देखें तो इन ऑल फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं, वंडरवाल फोर्सेस। वंडरवाल फोर्सेस में जो है हमने अभी तक हमने जो डिस्कशन की है, तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग देखें हमने जो है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को डिस्कस कर लिया है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को हमने जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें हमने लंदन डिस्पर्शन फोर्स LDF फोर्सेस डिस्कशन की है, हमने जो है केटाइन इंड्यूस है, अगर आप एनाइन इंड्यूस केटाइन इंड्यूस जो है यहाँ पे डिस्कशन की है, लेकिन ओवरऑल जो है इन फोर्सेस को जो है तो केटाइन हो और या एनाइन इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन जो है ये हमने इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन को हमने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो डायपोल और यहाँ पे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान भी हमने इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन भी हमने डिस्कशन की है। तो इन सारे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, वंडरवाल डिस्पर्शन, वंडरवाल फोर्सेस इनको कहते हैं। नो ऑल ऑफ दीज फोर्सेस आर कॉल्ड वंडरवाल फोर्सेस, इनको वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में कुछ कंपैरिजन है।
अगर आप लोग देखिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है और यहाँ पे मीथेन मॉलिक्यूल की कंपैरिजन करते हैं, मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स की कंपैरिजन, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और मीथेन मॉलिक्यूल। देखें अगर हम यहाँ पे जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है कि ये हाइड्रोफ्लोरिक, सॉरी नॉट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यहाँ पे फ्लोरोमीथेन, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वी हैव टू डिस्क्राइब फ्लोरोमीथेन और ईथेन के मॉलिक्यूल के दरमियान जो है, ईथेन के दरमियान क्या करते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फ्लोरोमीथेन इज 100 जो है, फ्लोरोमीथेन 194 के, और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथेन जो है 184 के बराबर है, ये 184 के बराबर है। अगर आप लोग देखें ये जो है फ्लोरोमीथेन, प्लीज गौर से देखिए, इसके साथ 9 इलेक्ट्रॉन्स है फ्लोरीन के साथ, और कार्बन के साथ 12 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर सॉरी कार्बन के साथ जो है यहाँ पे जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और हाइड्रोजन के साथ अगर आप लोग देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप इनको सम अप करें तो दैट इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ प्रेजेंट है। तो फ्लोरोमीथेन कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप जो है यहाँ पे ईथेन को देखें तो इस ईथेन में इस कार्बन के साथ 6, इसके साथ 3, तो 9 इसके साथ हो गए, और 9 इसके साथ होते हैं, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। तो कार्बन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, कार्बन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 के बराबर हैं। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो फ्लोरोमीथेन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज टू द ईथेन, ये ईथेन के, क्योंकि बोथ ऑफ दीज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो द टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ, दो डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉन, उनको आइसो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर आप लोग देखें इस 18 इलेक्ट्रॉन में इस मॉलिक्यूल को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये फ्लोरोमीथेन है, द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर क्लोजर टुवर्ड्स फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन। ये दो इलेक्ट्रॉन जो है अगर आप देखें जो यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन के दरमियान है, नो दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर पोलर इलेक्ट्रॉन्स, ये पोलर इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाकी जो है अगर आप लोग देखें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉन, तो 16 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन में ये 2 इलेक्ट्रॉन पोलर है, वाइल 16 इलेक्ट्रॉन नॉन पोलर इलेक्ट्रॉन्स है। 16 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये नॉन पोलर इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखें तो इसमें पोलरिटी बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे 18 के 18 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, ये नॉन पोलर इलेक्ट्रॉन्स है। 18 के इलेक्ट्रॉन जो है ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ये सब के सब नॉन पोलर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होते हैं। तो 18 के 18 इलेक्ट्रॉन नॉन पोलर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होंगे। तो ये सब के सब जो है नॉन पोलर इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पोलर इलेक्ट्रॉन्स है। देखें ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन 2 इलेक्ट्रॉन की पोलरिटी की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। तो द फ्लोरोमीथेन हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन द ईथेन, फ्लोरोमीथेन हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन द ईथेन। तो यहां पे इन 2 इलेक्ट्रॉन की पोलरिटी की वजह से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो पोलर हैं ये कौन से फोर्सेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस में। और ये जो रेस्ट ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन नॉन पोलर इलेक्ट्रॉन है तो दे आर इन्वॉल्व इन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फ्लोरोमीथेन मॉलिक्यूल जब इसके करीब आते हैं उसके पोलर इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होते हैं, डायपोल डायपोल फोर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी 16 नॉन पोलर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दे आर इन्वॉल्व इन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। यहां पे सिर्फ जो है अगर आप देखें डायपोल डायपोल फोर्सेस नहीं है, सो दे आर ओनली इन्वॉल्व इन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन की पोलरिटी की वजह से इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आप लोगों के पास क्या हो रहा है, वो इंक्रीज आ रहा है। इस कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये जो है क्या आ रहा है, ये इंक्रीज आ रहा है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये कम है। तो प्लीज आप लोग देखिए अ सिंगल, तो स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें आपने पोलरिटी को जो है यहाँ पे देखना होता है कि जिसकी पोलरिटी ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, वो आप लोगों के पास भी ज्यादा होगा। और फिर आप लोग याद रखें कि यहाँ पे आप लोगों के पास पोलरिटी ज्यादा तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है और यहाँ पे एक अनदर मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म है, इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर आप लोग देखें कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये क्लोरोफॉर्म है, द बॉइलिंग पॉइंट इसका 67.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहां पे जो है 61.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। बुक में जो वैल्यू लिखी है उल्टा लिखी है, आप लोग इसकी करेक्शन करें। कार्बन टेट्राक्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये कम है। अगर आप लोग देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये नॉन पोलर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वाइल क्लोरोफॉर्म जो है अगर आप देखें तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्लोरोफॉर्म एक पोलर मॉलिक्यूल है और कार्बन, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है।
यहाँ पे डायपोल डायपोल फोर्स है और यहाँ पे लंडन डिस्पर्शन फोर्स है। तो अगर आप लोग देखिए ठीक है कि यहाँ पे जो है अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है हम एक्सपेक्ट करें ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है यहाँ पे भी ज्यादा है। चाहिए तो ये कि यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। 17 इलेक्ट्रॉन का लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एक इलेक्ट्रॉन के पोलैरिटी से क्या है, ये ज्यादा है, तो इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। और यहाँ पे तो इस केस में अगर आप देखें तो एलडीएफ फोर्सेस डोमिनेट करी है ओवर द डायपोल डायपोल फोर्सेस। एलडीएफ फोर्सेस डोमिनेट करिए ओवर द डायपोल डायपोल फोर्सेस, और यहां पे डायपोल डायपोल फोर्सेस डोमिनेट कर रही है ओवर द एलडीएफ फोर्सेस। एलडीएफ फोर्सेस पे जो है यहां पे ये डोमिनेट करी है। तो आप लोगों ने प्लीज ये कि स्मॉल मॉलिक्यूल में उसमें पोलैरिटी को देखें, और जब मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो जाता है तो फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्स डोमिनेट करती है और डायपोल डायपोल फोर्स जो है वो वीकर हो जाती है। तो ये एक जनरल स्केच है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है दिन द क्लोरोफॉर्म, क्योंकि क्लोरोफॉर्म पोलर है लेकिन फिर भी इससे ज्यादा है, और यहाँ पे जो है फ्लोरोमीथेन का ज्यादा है दिन द ईथेन, ईथेन से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ये अगर आप देखें तो जनरल इंट्रोडक्शन है अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कितने टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं। नेक्स्ट जो है हम आ जाते हैं एक अनदर टॉपिक की तरफ आते हैं, एवापोरेशन। सो द एवापोरेशन क्या है? एवापोरेशन जो है एक स्पॉन्टेनियस जो है द स्पॉन्टेनियस एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल, एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल from the surface of liquid, escaping of molecule from the surface of liquid, from the surface of liquid is known as, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम evaporation कहते हैं। the spontaneous escaping जो है molecule from the surface of liquid, ये एक spontaneous process है। evaporation एक spontaneous process है। the third जो है evaporation जो है ये endothermic process है, इसमें जो है गैसेस बनते हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है और एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। द फोर्थ वन जो है इवेपोरेशन अकर एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है ये हर एक कंडीशन पे जो है ये ऑब्जर्व होते हैं, ये इवेपोरेशन है। कौन कौन से फैक्टर जो है अगर आप लोग देखें इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, तो एक फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, अफेक्टिंग the rate of evaporation, rate of evaporation को जो है कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सो द पहला फैक्टर ये है कि स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो कम होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो लो होगा जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं। इफ अ मॉलिक्यूल टाइटली होल्ड ईच अदर, जितना वो टाइटली एक दूसरे को होल्ड करती हैं तो फिर रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, वो आप लोगों के पास कम से कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज, रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती है तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है ये क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती है, रेट ऑफ इवापोरेशन जो है ये ज्यादा होगा। द थर्ड पॉइंट ये है कि सरफेस एरिया जितना मैं इंक्रीज करता हूं तो यहां पे रेट ऑफ इवापोरेशन जो है ये इंक्रीज होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड जितना स्प्रेड होता जाता है, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड जितना स्प्रेड होता जाता है, रेट ऑफ इवापोरेशन इतना इंक्रीज होता है। द फिफ्थ वन अगर आप लोग देखें, लिक्विड की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जितनी इंक्रीज होती है तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीज होती है, रेट ऑफ इवापोरेशन जो है ये डिक्रीज होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज होता है जब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीज होती है। तो अगर आप लोग देखें ये 2018 के ईटा के पेपर में उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था कि इवापोरेशन डिपेंड ऑन, अगर आप लोग देखें इवापोरेशन डिपेंड ऑन कि ये कौन से फैक्ट जो है डिपेंड ऑन, तो यहाँ पे ए है, बी है, सी है और ये डी है। उन्होंने लिखा है सरफेस एरिया, उन्होंने जो है यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर, उन्होंने एक अनदर क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो लिखा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यहाँ पे नन लिखा है तो नन ऑफ द एबो इसमें आंसर आता है। उन्होंने रेट की बात नहीं की। इवापोरेशन तो एक फिनोमिना है, इवापोरेशन क्या है, एक फिनोमिना है। उन्होंने रेट की बात की है कि रेट जो है वो क्या करता है, इन फैक्टर को इफेक्ट करता है, फिनोमिना इफेक्ट नहीं करता है। फिनोमिना इज इंडिपेंडेंट, ये फिनोमिना है। तो इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन, तो यहां पे जो है इन सब में जो है इनमें से तो नन ऑफ द एबो जो है, क्योंकि इवापोरेशन जो है वो रेट की बात नहीं करें, वो यहां पे जो है क्या बात करें, वो यहां पे जो है सिर्फ इवापोरेशन की बात करें। तो इवापोरेशन फिनोमिना है और फिनोमिना जो है वो इंडिपेंडेंट ऑन द फैक्टर, वो फैक्टर पे इंडिपेंडेंट होता है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन
इवापोरेशन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया है। एक अनदर जो है टॉपिक है दैट इज वेपर प्रेशर के व्हाट इज मीन बाय वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। वेपर प्रेशर लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है और ये जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है और इट इज जो है इसको हम क्या कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स होती है। और इसको अगर आप लोग देखें तो इवापोरेशन सॉरी वेपर प्रेशर जो होता है इसको अगर आप लोग देखें तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं जो अमाउंट पे इंडिपेंडेंट होती है। तो ये सिस्टम की इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी इनको कहते हैं। और यहां पे अगर आप लोग देखें तो ये किस चीज पे डिपेंड करती है, ये नेचर ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूशन पे कि कौन सी कंस्टिट्यूट, तो ये कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज है। तो आप लोग ज़हन में रखें कंस्टिट्यूटिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट इसमें जो है एटम्स की कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी जो है इसके लिए एक्सप्रेशन करते हैं तो कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप लोग कंस्टिट्यूएंट का मतलब ये कंपोजिशन कि यहाँ पे कौन से कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल पे जो है ये डिपेंड करती है। ओके, नो वेपर प्रेशर क्या है, अगर आप लोग देखिए ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड्स को क्या करते हैं यहाँ पे इनक्लोज करते हैं इस कंटेनर में। और यहाँ पे जो है प्लीज गौर से देखिए इसको इनक्लोज करते हैं। यहाँ पे एक बैरोमीटर लगा लेते हैं। बैरोमीटर इज अ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। इट इज अ बैरोमीटर, यहाँ पे क्या है ये बैरोमीटर है, इज अ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। होता क्या है कि यहाँ पे ये लिक्विड मॉलिक्यूल इवापोरेट होते हैं, the liquid molecule. So the spontaneous escaping of the liquid molecule from the surface of a liquid is known as evaporation. इसको evaporation कहते हैं और ये gaseous phase में convert होते हैं। So they are converted into gaseous phase, ये gaseous phase में convert होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये liquid molecule जो है surface से escape होते हैं, यहाँ पे collide होते हैं तो ये condense break होते हैं। So the conversion of the gas molecule into the liquid phase is known as condensation. इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ पे जो है जिस रेट के साथ जो है ये रेट, जिस रेट के साथ ये लिक्विड मॉलिक्यूल यहाँ से निकलते हैं इसको रेट ऑफ एवापोरेशन कहते हैं, रेट ऑफ एवापोरेशन। और जिस रेट से जो है ये कंडेंस बेक होते हैं उसको रेट ऑफ कंडेंसेशन से डिस्क्राइब करते हैं, वो रेट ऑफ कंडेंसेशन है। टाइम विल रीच के यहाँ पे जो है देयर इज नो फर्दर फॉल, यहाँ पे फॉल नहीं होगा। और जिस रेट के साथ ये मॉलिक्यूल जो है एस्केप हो रहे हैं उसी रेट के साथ द मॉलिक्यूल जो है रिटर्न बैक हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और यहाँ पे ये 5। तो जितने मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो जिस पॉइंट पे रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू the rate of condensation, the net change in volume जो है ये stop हो जाता है। the net change in volume यहाँ पे ये stop हो जाता है। तो अब जो आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इस डायनामिक इक्विलिब्रियम पे ये जो वेपर्स मॉलिक्यूल होंगे, ये जो वेपर्स मॉलिक्यूल है ये जितना प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एक्सर्ट करते हैं उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये बैरोमीटर जो प्रेशर डायनामिक इक्विलिब्रियम पे रिकॉर्ड करता है या नीडल जहां पे जो है स्टेन करेगा वो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर डिस्क्राइब होगा। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, यहां पे इस तरह डिफाइन करते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय the vapors molecule on the surface of liquid, at their dynamic equilibrium, is known as, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है वेपर प्रेशर से डिस्क्राइब करते हैं। the pressure exerted by the vapors molecule on the surface of the liquid at their dynamic equilibrium, it is called vapor pressure। ये क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होती है वेपर प्रेशर इतना कम होता है। याद रखें कि जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सो अगर आप लोग देखिए यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फैक्टर अफेक्टिंग द जो है वे ऑफ वेपर प्रेशर, अफेक्टिंग वेपर जो है अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। तो पहला क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लोअर विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, वो लो होगा। तो आप लोग याद रखें कि जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होते हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो तो वेपर प्रेशर जो है, अगर मैं यहाँ पे हनी लेता हूँ, अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे जो है मैं ग्लिसरीन लेता हूँ, और अगर हम यहाँ पे जो है वाटर लेते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्सेस यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा यहाँ पे, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, ये आप लोगों के पास ज्यादा होगा। तो ये याद रखें कि जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं तो वेपर प्रेशर आप लोगों के पास क्या होगा, ये आप लोगों के पास डिक्रीज की तरफ चला जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है वेपर प्रेशर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज होता है। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। द थर्ड पॉइंट अगर आप लोग देखें तो जितनी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है इतना ही उसका वेपर प्रेशर लो होता है। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीज होती है, वेपर प्रेशर जो है ये आप लोगों के पास क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया पे इंडिपेंडेंट होते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आपके पास जो है एक टब ऑफ वाटर हो तो उसका वेपर प्रेशर, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक कप ऑफ वाटर, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, इट विल रिमेन सेम। हाउ वी हैड टू मेजर, किस तरह जो है मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर, कौन से टेक्निक के जरिए जो है हम वेपर प्रेशर की मेजरमेंट करते हैं। तो हाउ वी हैव टू डिटरमिन द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर की मेजरमेंट किस तरह करते हैं। तो एक अगर आप लोग देखें तो बैरोमेट्रिक मेथड है, एक मेथड क्या है, बैरोमेट्रिक मेथड। बैरोमेट्रिक मेथड के जरिए डिटरमिनेशन करते हैं। बैरोमेट्रिक मेथड में हम यहाँ पे एक ट्रे लेते हैं और इसमें मरकरी है, और इस पे एक लॉन्ग ट्यूब को फिल कर लेते हैं बैरोमीटर को, और यहाँ पे इन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है मरकरी से, ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, ये क्या है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। और यहाँ पे क्या करते हैं, मरकरी, तो मरकरी का कॉलम यहाँ पे फॉल होता है और ये स्टॉप हो जाता है 760 mm ऑफ मरकरी पे जो है ये स्टॉप हो जाता है। तो अगर आप लोग देखें तो ये 760 mm ऑफ मरकरी पे जो है फॉल, जिस लिक्विड का मैंने वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है उसको बेंड ट्यूब के जरिए उस लिक्विड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये लिक्विड जो है क्योंकि मरकरी मोर डेंसर है तो यहाँ पे जो है ये लिक्विड यहाँ पे आ जाता है, और फिर हम क्या करते हैं, इस बेंड ट्यूब को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। जब बेंड ट्यूब को रिमूव कर लेते हैं होता क्या है कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो है इवापोरेट होते हैं, यहाँ पे कंडेंस बेक होते हैं, इवापोरेट कंडेंसेशन, इवापोरेशन कंडेंसेशन, डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल जो है, जो वेपर्स मॉलिक्यूल है, ये इस कॉलम ऑफ द मरकरी पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। जब इस पे प्रेशर एग्जर्ट करे तो इससे मरकरी निकलना शुरू हो जाएगा। जब इस पे प्रेशर एग्जर्ट होगा मरकरी से निकलेगा। अब लेट सपोज ये कॉलम जो है पहले यहाँ पे था 760 पे, और अब यहाँ पे ये स्टॉप हुआ है 740 mm ऑफ मरकरी पे ये स्टॉप हो गया। So the vapor pressure of the liquid will be equal to initial 760 mm of mercury है minus 740 mm of mercury से माइनस करें तो इन दोनों का डिफरेंस निकालें, you will get 20 mm of mercury जो है इस लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा। So the vapor pressure of the liquid will be 20 mm of mercury। अगर ये कॉलम फॉल हो जाए और यहाँ पे लेट सपोज जो है ये स्टॉप हो जाए, मैं जनरली एक्सप्रेशन करता हूँ कि यहाँ पे ये 200 mm ऑफ मरकरी पे जो है ये स्टॉप हो जाए, तो मैंने क्या करना है, मैंने अब 760 mm ऑफ मरकरी से मैंने यहाँ पे 200 mm ऑफ मरकरी जो है ये माइनस करना है। तो जो डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा वो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा। अगर मैं यहाँ पे जो है इसको और फॉल कर लेता हूँ, ये जो है इससे निकल जाता है और यहाँ पे लेट सपोज 10 mm ऑफ मरकरी पे जो है ये स्टॉप हो जाए, तो मैंने क्या करना है 760 mm ऑफ मरकरी से अगर आप लोग देखें ये 10 mm ऑफ मरकरी जो है इससे माइनस करना है। अगर आप लोग देखिए अगर 10 mm ऑफ मरकरी पे ये स्टॉप हो जाए तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अगर आप इनका दोनों का, तो ये 750 mm ऑफ मरकरी इस लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा। तो इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकाले, यही आप लोगों के पास लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा। अगर मैं एक ऐसा लिक्विड इसमें डाल दूं कि वो इस कॉलम को कंप्लीटली एम्प्टी करे, जितना भी मरकरी है वो सब के सब निकाल दे, तो फिर क्या हो जाएगा, क्या लिक्विड का प्रेशर 1 हो जाएगा? नहीं। आप लोग याद रखिए, दिस मेथड फेल। दिस बैरोमेट्रिक मेथड इज एप्लीकेबल टू फाइंड, बैरोमेट्रिक मेथड इज एप्लीकेबल टू फाइंड द वेपर प्रेशर, टू फाइंड the vapor pressure of those liquid, vapor pressure of those liquid having vapor pressure lesser than 1 atm हो, lesser than 1 atm हो।
तो ये मेथड फिर अप्लाई होता है। अगर 1 atm से ग्रेटर वेपर प्रेशर हो लिक्विड का तो फिर ये मेथड अप्लाई नहीं होता, तो फिर हम एक दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं एंड दैट इज नोन एज मानोमेट्रिक मेथड, उसको मानोमेट्रिक मेथड कहते हैं। तो मानोमेट्रिक मेथड जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मानोमेट्रिक एक अनदर मेथड अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड मानोमेट्रिक मेथड। ये मानोमेट्रिक मेथड जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर आप लोग देखें तो मानोमेट्रिक मेथड में क्या है कि यहाँ पे जो है एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क, और ये जो है थर्मोस्टेट पे हैंग करते हैं, थर्मोस्टेट। तो ये थर्मोस्टेट है, इट इज थर्मोस्टेट। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, आरबी फ्लास्क इसको कहते हैं। इट इज कनेक्टेड विद द टी शेप ट्यूब, इसको टी शेप ट्यूब के साथ कनेक्ट करते हैं। इट इज कनेक्टेड विद द टी शेप ट्यूब, टी शेप ट्यूब के साथ इसको कनेक्ट करते हैं और यहां से ये कनेक्ट होगा विद अ यू शेप लिम्ब के साथ जिसको मानोमीटर कहते हैं। यहां पे ये ओपन होता है, ये एरिया जो है ये ओपन है और यहां पे ये टी शेप ट्यूब के साथ कनेक्टेड है। यहां पे ये वैक्यूम पंप के साथ इस साइड से जो है ये कनेक्टेड है। यहां पे एक स्टॉपर लगा होता है और एक स्टॉपर यहां पे जो है ये कनेक्टेड होता है। अगर आप लोग देखें हम क्या करते हैं, स्टॉपर को क्लोज करते हैं, इसको ओपन करते हैं और इसको फ्रोजन स्टेट में लेके आते हैं कि जो आप लोगों के पास यहां पे लिक्विड है इसको फ्रीज कर लेते हैं फ्रोजन स्टेट में। वैक्यूम पंप ऑन करते हैं कि यहां पे जितने भी गैसेस होते हैं, एडहेरिंग गैसेस है, इनको रिमूव करें, इनको यहां से क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। फिर इसको बंद कर लेते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो यहां पे जो है जो गैसेस है, सॉरी यहां पे आप लोग मरकरी है मेरा, यहां पे मरकरी है और यहां पे जो गैसेस है वो गैसेस यहां पे आ जाएं। फिर इसको जो है बंद कर लेते हैं, ये जितने भी गैसेस यहां पे होते हैं वो यहां पे आ जाते हैं। यहां पे चांसेस ये है कि अगर हम वैक्यूम पंप ऑन करें तो ऐसा ना हो कि ये क्या हो कि ये मर्करी यहां पे ट्रांसफर हो जाए। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बंद रखते हैं। फिर इसको जो है यहां से जो गैसेस होते हैं डीगैसिंग, इसको वैक्यूम पंप के जरिए फिर रिमूव कर लेते हैं, बिल्कुल फ्री फ्रॉम द गैसेस हो जाए। अब ये लिक्विड यहां पे क्या होता है, इवापोरेट होता है। तो बिल्कुल जो है हम क्या करते हैं, लिक्विड को टेंपरेचर फिक्स कर लेते हैं, यहां पे इवापोरेट, इसको बंद करते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। ये लिक्विड मॉलिक्यूल जो है इवापोरेटेड मॉलिक्यूल यहां पे मूव करते हैं। जब सैचुरेटेड सिस्टम डेवलप हो जाए, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए, तो यहां पे जो वेपर्स मॉलिक्यूल्स हैं वो इस मरकरी पे जो है क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। यहां पे एक स्केल लगा होता है, मिलीमीटर में स्केल है, एक स्केल यहां पे लगा होता है, ये जो है ओपन है, यहां पे एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहां पे ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्करी जो है ये आप लोगों के पास प्रेशर होता है। जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो यहां पे ये कॉलम फॉल हो जाएगा और ये कॉलम इंक्रीज हो जाएगा। तो मैंने क्या करना है कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड को फाइंड आउट करना है। तो यहां पे जो है 760 तो मेरे पास रेफरेंस स्टैंडर्ड है। मैंने क्या करना है, जितना चेंज इस कॉलम में आ जाए ये हाइट इसके साथ क्या करना है, इसके साथ ऐड करना है। अगर 10 मिलीमीटर हाइट आया हो तो 10 मिलीमीटर इसके साथ ऐड करें, अगर 20 आया हो तो 20 इसके साथ ऐड करें, अगर 30 चेंज आ रहा हो तो 30 इसके साथ ऐड करें, अगर 40 चेंज आया हो तो 40 इसके साथ चेंज करें, यू विल गेट द लिक्विड का प्रेशर। तो अब ये 1 atm से ज्यादा आ रहा है। तो इस मेथड के जरिए हम वेपर प्रेशर ग्रेटर देन 1 atm वी कैन फाइंड इट, यहां पे जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm से कम हो तो फिर क्या होगा, ये कॉलम फॉल हो जाएगा और यहां पे ये इंक्रीज हो जाएगा। ये कॉलम जो है क्या हो जाएगा, यहां से जो है ये फॉल हो जाएगा और ये इंक्रीज हो जाएगा। तो अब मैंने क्या करना है कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो है 760 mm ऑफ मर्करी, जितना ये फॉल होगा ये वैल्यू मैंने यहां पे क्या करनी है, इससे माइनस करनी है। Now this technique is applicable to find the vapor pressure of those liquid having vapor pressure greater than vapor pressure जो है यहां पे greater than the 1 atm, greater than 1 atm and lesser greater than 1 atm, 1 atm से ज्यादा हो और यहां पे r lesser हो, दोनों पे ये अप्लाई होता है, lesser than 1 atm हो। Now this technique is applicable to find the vapor pressure of those liquid having vapor pressure lesser than 1 atm and greater than, ये दोनों पे अप्लाई होता है। इसके लिमिटेशन है, only lesser than 1 atm से हो सकता है, लेकिन ये नो दिस टेक्निक इज मोर एक्यूरेट क्योंकि थर्मोस्टेट भी यहां पे फिक्स है, तो मोर रिलायबल मेथड है और यहां पे मोर एक्यूरेट जो है यहां पे ये रिजल्ट देता है, मोर रिलायबल भी है
और मोर एक्यूरेट रिजल्ट भी आप लोगों को देता है। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो वेपर प्रेशर की स्टोरी है और आप लोग प्लीज़ इसको जहन में रखें। ये एक जनरल जो है वेपर प्रेशर के बारे में जो पॉइंट्स हैं इनको हमने यहाँ पे डिस्कस। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।